नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम आपको ना तो जीके पढ़ाएंगे, ना ही गणित पढ़ाएंगे और ना ही रीजनिंग पढ़ाएंगे। आज हम कुछ थोड़ा हटके पढ़ा रहे हैं। आज हम कुछ पहेली नुमा चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं जो आप रीजनिंग मैथ में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। ठीक है, तो अगर हम इन बात करते हैं इन पहेली नुमा चीज़ों की, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कारण होता है भाई कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसी स्थिति में हम जितना मेंटली वर्क करते हैं वो न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ती है और हमारा माइंड शार्प होता है। और जितना हम इसको एक्टिव ना रखकर शांत कर देते हैं, दिमाग को छोड़ देते हैं, कुछ भी सोचना बंद कर देते हैं, तो वो न्यूरॉन्स मरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो आपका दिमाग ने रट नहीं रखा, जिसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जिससे कि न्यूरॉन्स की गति बरकरार रहे, वृद्धि जो है बरकरार रहे भाई। ठीक है, जैसे बहुत सारे भाई होते हैं जो न्यूज पेपर्स में पजल्स आती हैं, सुडोकू आता है उसको भरते हैं, या फिर मान लिया शब्द पहेली आती है उसको भरते हैं। तो इस तरह के कार्य करते रहने चाहिए सब। ये दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल के कुछ सवाल दे रहे हैं, आप भी ट्राई करेंगे और साथ के साथ मैं उनका आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं भाई। देखिए, सवाल ये है कि एक व्यक्ति के पास 12 जोड़ी, एक व्यक्ति के पास 12 जोड़ी काली जुर्राबे हैं, काले रंग की या ब्लैक कलर की जुर्राबे हैं, सॉक्स हैं 12 जोड़ी। उसके पास 9 जोड़ी लाल जुर्राबे हैं। एक और चीज है, 12 जोड़ी काली जुर्राबे, 9 जोड़ी लाल जुर्राबे हैं। इसके बाद उसके पास 17 जोड़ी सफेद जुर्राबे हैं और 10 जोड़ी नीले रंग की जुर्राबे हैं। ठीक, तो अलग अलग कलर की जुर्राबे हैं। अब होता क्या है कि एक दिन वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, उसके एक ड्रॉज में ये सारी जुर्राबें रखी हुई हैं, बिखरी पड़ी हैं। अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और उस दिन घर में लाइट गई हुई है, इन्वर्टर भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है उसके कमरे में जिसमें ये जुर्राबें रखी हुई हैं। अब वो क्योंकि लेट हो रहा तो वो सभी जुर्राबों को बाहर नहीं ला सकता, तो वो चाहता है कि कम से कम जुर्राबें उठाकर लाए और एक जोड़ी जुर्राब वो पहनकर ऑफिस चला जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि उसको कम से कम कितनी जोड़ी जुर्राबे, मतलब कितनी जुर्राबे निकाल कर लाए कि उसकी एक जोड़ी जुर्राब हो जाए और वो पहनकर उनको आराम से ऑफिस निकल जाए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। जोड़ी मतलब अगर इंग्लिश वर्जन वाले हैं तो जोड़ी का मतलब होता है पेयर। ठीक है, 10 पेयर ये है, 17 पेयर ये है, 9 पेयर ये है, 12 पेयर ये है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर ट्राई कीजिए भाई। ओके, कम से कम जुर्राबों की संख्या कम से कम बतानी है और 100% उसके पास एक जोड़ी जुर्राब हो जानी चाहिए जिनको वो पहनकर तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाए। ठीक है भाई, सवाल सुन लिया? ओके, आ जाते हैं। तो भाई आंसर है सिर्फ 5 जुर्राबे। इसका आंसर 5 जुर्राबे है। क्यों है भाई, वो देख लेते हैं। देखिए, अगर वो 5 जुर्राबे लाता है तो उसके पास क्योंकि 4 ही कलर की जुर्राबें हैं, तो पक्का ऐसा है कि कोई ना कोई एक कलर की, किसी भी, चाहे लाल हो, काली हो, सफेद हो या नीली हो, किसी कलर की कम से कम 2 जुर्राबें जरूर हो जाएंगी, क्योंकि जुर्राबें तो 4 ही कलर की है। तो जब वो 5 जुर्राबें लाएगा तो 100% श्योर है कि उसके पास किसी भी एक कलर की एक जोड़ी जुर्राब अवश्य हो जाएंगी। 2 जुर्राबें भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, हो सकता है 5 एक कलर की हो, लेकिन 100% श्योर है कि कोई भी एक कलर ऐसा जरूर हो जाएगा जिसकी कम से कम 2 जुर्राब तो हैं ही हैं, और जिस कलर की 2 जुर्राब है उनको वो पहनकर ऑफिस जा सकता है। आंसर आ गया 5 जुर्राब। क्लियर है भाई? अगले सवाल पर आते हैं। एक और सवाल लेते हैं भाई हम।
देखिए, पहले सिक्के हुआ करते थे, आजकल तो सिक्के जो होते हैं गोल होते हैं, लेकिन पहले जो सिक्के आते थे, जो हमारे 20 पैसे का सिक्का आता था, वो थोड़ा सा इस टाइप का होता था, कॉर्नर बने होते थे उसमें। ठीक है, तो अभी हम क्या मानते हैं, इसमें 6 कॉर्नर है, छोड़ देते हैं। तो हमारे पास एक सिक्का है, उसमें क्या है, उसमें है 12 कॉर्नर। समझ में आ गया ना? जैसे 6 कॉर्नर का होता है ना, एक 6 कॉर्नर का ये होता है, तो आप 12 कॉर्नर वाला लेंगे। मान लिया हमारा 20 पैसे का सिक्का है, उसमें 12 कॉर्नर है। ओके, अब होता क्या है, ऐसे 2 सिक्के लिए गए हैं इस तरह के, और इनको मिलाकर एक टेबल के ऊपर ऐसे रख दिया गया। एक सिक्का ये है, दूसरा ये है, और इनको ऐसे मिलाकर रख दिया गया है। ठीक है, जब इनको मिलाएंगे इस फेस से इस फेस, बिल्कुल बराबर फेस में, और याद रखना जो 12 फेस हैं, 12 कॉर्नर हैं, 12 उसके जो बन रहे हैं, ये सारे 12 की 12 भुजा समान हैं, इक्वल फेस वाले हैं, 12 के 12 इक्वल फेस हैं, और 2 सिक्कों को मिलाकर रखा गया है। ठीक है, तो अभी देखिए 12 बना नहीं सकते हम, एक ट्राई कर लेते हैं। मान लिया हमारा एक 6 के में दिखा देता हूं मैं आपको, ये हमारा 6 का है, ऐसा ही एक 6 का और लगा दिया। ठीक है, तो ये तो 6 और 6 का लगाया है, लेकिन हमें 6 की बजाय क्या यूज करना है, 12। इस तरह का 12 का ही है, इधर भी 12 का, और इनको मिला दिया, ऐसे बन गया। ऐसे बनने पर ये वाला जो थीटा बनेगा, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आप चाहे मैथ का यूज कीजिए, चाहे रीजनिंग का यूज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है, आंसर आ चुका होगा आपका, मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। तो इस थीटा की वैल्यू भैया 60 डिग्री क्यों है वो देखते हैं। देखिए भाई, पहली चीज जो है, ये 60 डिग्री क्यों आया, उसका कारण देखिए। देखिए, हमारे पास एक सिस्टम होता है कि अगर हमारे पास कोई बहुभुज है, कोई भी, ठीक है, अब इसकी मान लिया ये पंचभुजी ले लेते हैं हम। ठीक है, इस पंचभुज की इस भुजा को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये बाह्य कोण बनता है, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल बनता है। ठीक है, और अगर देखिए यहां पर तो ये इसकी वैल्यू अलग अलग हो रही है, ये 90 डिग्री है, ये 90 से ज्यादा है, लेकिन अगर हम एक एन भुज लेते हैं, पॉलीगन लेते हैं, और उसके जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, वो भी बराबर होंगे, और एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। पक्का भाई? ठीक है। दूसरा, जब बाह्य कोण होते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो अब क्योंकि 12 भुजा हैं, तो 12 ही कोण है। ठीक है, 12 ही आंतरिक कोण है, 12 ही बाह्य कोण है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में 12-12 कोण है, 12-12 एंगल है, और इन सभी का 12 कोण का योग कितना है, 360 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होना है। तो एक बाह्य कोण का योग कितना है, 30 डिग्री, एक बाह्य कोण का योग 30 डिग्री है। अब आ जाते हैं, हमने जो बताया सिक्के को ऐसे रखा गया है, तो अगर इस भुजा को आगे बढ़ाए तो ये 30 डिग्री है। अब दूसरे को ऐसे रखा गया है, इस भुजा को आगे बढ़ाए तो ये 30 डिग्री है, 30 ये मिलकर कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। क्लियर है भाई? आसान ही था, ये भी थोड़ा मैथ लगा दिया हमने, लेकिन मैथ से थोड़ा सा अलग हटके किया। एक और सवाल देखते हैं सर, एक सवाल हो रहा है आपके लिए। सवाल ये है, मैं एक, अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लास में पढ़ चुके, तो ये सवाल में हम कई बार करा चुके हैं। ठीक है, एक मकान है और मकान के ऊपर एक पुरुष खड़ा हुआ है, यहां पर इसके नीचे एक कुत्ता खड़ा हुआ है, फर्श पर, छत पर एक पुरुष खड़ा हुआ है, नीचे एक कुत्ता खड़ा हुआ है। अब अगर ऐसे में इसके सिर और इसके सिर, दोनों के सिरों के बीच की दूरी, जो सिर है, हेड है, इसके सिर के बीच और इसके सिर के बीच की दूरी मापें, तो ये भाई बैठता है मान लिया 32 फीट। अगर पुरुष के सिर की और कुत्ते के सिर की दूरी मापे, सीधी मापनी है, तो ये बैठता 32 फीट। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये पुरुष नीचे आ जाए और कुत्ता ऊपर पहुंच जाए।
तो ऐसी कंडीशन में पुरुष नीचे रहेगा, कुत्ता ऊपर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों के सिरों के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाती है, और कितनी रह जाती है? ये रह जाती है 24 फीट। पहली कंडीशन में पुरुष ऊपर खड़ा हुआ है, कुत्ता नीचे खड़ा हुआ है, सिर के बीच की दूरी 32 फीट है। दूसरी कंडीशन में कुत्ता ऊपर खड़ा हुआ है मकान के, पुरुष नीचे खड़ा हुआ है, दोनों के सिरों के बीच की दूरी 24 फीट है। आपको मकान की ऊंचाई बतानी है। मकान की ऊंचाई कितनी है भाई? वीडियो पॉज कीजिए और सवाल को कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई किया होगा। एक बात और भाई, अगर नहीं किया है तो फिर ट्राई कीजिए भाई, क्योंकि देखिए पहले आप आंसर तो मैं दे ही रहा हूँ आपको साथ के साथ, लेकिन पहले ट्राई करिए, क्योंकि कुछ तो सोचने का मौका मिले, फिर हमें पता भी लगे कि हमारी अगर गलती थी तो कहाँ थी, और अगर हमने ठीक किया तो अच्छी बात है। ओके, बाई चांस जो सही आ रहा है उसको भी इग्नोर करना चाहिए, बाई चांस वाला नहीं, सही लॉजिक होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आ जाते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं हम। देखिए पहली कंडीशन में क्या है कि मान लिया ये मकान है, ये यहाँ पर कुत्ता खड़ा हुआ है और यहाँ पर पुरुष खड़ा हुआ है पहली कंडीशन में। तो मकान की ऊंचाई है m फॉर मकान, पुरुष की ऊंचाई ये मान लिया हमने p। तो यहां से लेकर, जमीन से लेकर यहां तक की ऊंचाई m प्लस p हो गया। ठीक है, जमीन से लेकर पुरुष के सिर तक की ऊंचाई m प्लस p हो गया, लेकिन हमें तो सिर्फ यहां तक की पता है ना, इसके सिर से इसके सिर की ऊंचाई। तो ये m प्लस p है, इसको घटाएंगे, मान लिया कुत्ते के लिए d ले लिया, d फॉर डॉग या k फॉर कुत्ता, कुछ भी ले सकते हो, माइनस d बराबर कितना हो गया? 32 फीट बोला था शायद मैंने, 32 फीट। ठीक है, तो पहले जमीन, नीचे जमीन से, फर्श से मकान की ऊंचाई, उसमें पुरुष की ऊंचाई जोड़ी m प्लस p माइनस डी। क्यों? क्योंकि ये होनी चाहिए हमें यहां से यहां तक बता रखा 32। ये एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन पर आते हैं भाई। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? मकान वही है जिसकी ऊंचाई है m, इस बार कुत्ता ऊपर है d और पुरुष नीचे है p। ठीक है, तो यहां से लेकर और यहां तक की ऊंचाई m प्लस d, यहां से लेकर मकान की ऊंचाई प्लस कुत्ते की ऊंचाई, और लेकिन ये घटेगी पुरुष की, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ऊपर वाली, तो माइनस p बराबर 24। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो ये कैंसिल, 2m बराबर 56। m बराबर कितना आ गया भैया? 28 फीट। क्लियर है भाई? दो क्लियर हो गए। तो मकान की ऊंचाई है 28 फीट और हमसे मकान की ही ऊंचाई पूछी थी। इसमें पुरुष की कितनी ऊंचाई है, कुत्ते की कितनी ऊंचाई है, इसका कोई रोल नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी? ओके, तो हमारे ये 3 सवाल हो गए। एक और देखिए भाई, हमारा जो मैथ होता है, हमारी रीजनिंग होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से करें तो हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो लगता है कि यार ये तो पता नहीं चमत्कार है, हाथ की सफाई है, जादू है, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं इसको। क्लियर है? तो देखिए मैथ में संख्याओं में बहुत ताकत होती है, लेकिन इनका एक सिस्टम होता है, अगर आप उसको पकड़ गए तो आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे। जैसे एक सवाल बताते हैं, अब एक ट्राई कीजिए। एक 4x4 का एक वर्ग बना लिया हमने और हर एक पर एक संख्या लिखी। ठीक है, 4x4 का एक वर्ग बना लिया और 1 से लेकर 16 तक हमने एक संख्या लिख लिया। अभी देखिए क्या हो रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ करके दिखाता हूं। मैं आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपके दिमाग को पढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, इन 16 में से कोई भी एक नंबर उठा लीजिए आप और उसको कॉपी पर नोट कर लेना। कर लिया भाई? ठीक है, साथ के साथ करते रहना। एक नंबर उठाइए 1 से लेकर 16 तक, कोई भी, उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, मान लिया, जैसे सपोज करो आपने कुछ भी लिया है, मान लिया आपने 11 ले लिया, सपोज करो
ठीक है, तो अब आपको करना क्या, एक नंबर और उठाना है, लेकिन याद रखना इसके लाइन और कॉलम, रो और कॉलम बदल जाना है इस बार। यानी जिसमें 11 है उसके सामने का कोई नंबर नहीं लेना है। यानी 11 ले लिया है तो आप 3, 7, 15 नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही कॉलम में आ रहे हैं और एक ही पंक्ति में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, रो में आ रहे हैं, तो 9, 10 और 12 नहीं ले सकते आप। तो आपने पहला नंबर 11 लिया तो 3, 7, 15 नहीं ले सकते, 9, 10, 12 नहीं ले सकते। आपने पहला नंबर मान लिया 6 लिया है तो आप 5, 7, 8 नहीं लेंगे, 2, 10, 14 नहीं लेंगे। यानी जिस नंबर को आपने ले लिया आपको उसके इस साइड में और इस साइड में कोई नंबर नहीं लेना। दूसरा नंबर, तो फिर से आ जाते हैं, आपने पहला नंबर लिया है ए, इनमें से कोई भी ले लीजिए आप, दोबारा चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, और उसके ना तो लाइन में, सॉरी ना तो कॉलम में ना ही लाइन में, ना तो हॉरिजॉन्टली और ना ही वर्टिकली, कोई नंबर नहीं लेना। दूसरा नंबर लीजिए बी, 2 नंबर लिख चुके हो आप। अब एक तीसरा नंबर लेना सी, लेकिन उसकी भी शर्त यही है, वो ना तो ए के लाइन में होना चाहिए कॉलम में और ना ही बी के लाइन या कॉलम में होना चाहिए। तो आप एक तीसरा नंबर लेंगे सी, बस उस लाइन और कॉलम को बचा लेंगे। लेने का तरीका बहुत आसान है, जो भी आप ले रहे हो तो उसके बाद क्रॉस लगा देना कि इसको नहीं ले सकते हम। ए बी सी हो गए, ओके। अब आपने 3 नंबर ले लिए, एक चौथा नंबर और ले लीजिए डी। सेम कंडीशन, मतलब जहां पर ए लिया उसकी किसी भी लाइन और किसी भी कॉलम में बी नहीं आएगा, ए और बी के लाइन और कॉलम में सी नहीं होना चाहिए, ए बी सी के लाइन और कॉलम में डी नहीं होना चाहिए। अब आप इन चारों नंबरों को जोड़ दीजिए भाई, जोड़ लिया होगा आपने, टोटल कर लीजिए, ओके। अगर आपने इसको लेने में गलती नहीं की है जैसा हमने बताया है, तो आपका आंसर भैया 34 आ चुका है, चेक कर लीजिए। मैंने आपसे कहा था मैं आपका दिमाग पढ़ रहा हूँ, मैं ना तो कोई जादूगर हूँ, ना ही दिमाग पढ़ रहा हूँ, ना ही हाथ की सफाई दिखा रहा हूँ, सिंपल सा मैथ का एक फंडा लगा रहा हूँ। आप ये काम कीजिए, ऐसे में कोई भी कहीं से भी शुरुआत करेंगे, हर सवाल का आंसर 34 ही आएगा भाई, ये ध्यान रखना आपको। क्या आएगा? हर सवाल का आंसर ऐसे में 34 ही आएगा। ओके भाई, तो आज हमने आपको थोड़ी सी पजल्स बताई, थोड़ी सी पहेली बताई, थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा कर दिया आपके लिए, थोड़ा सा पढ़ाई से अलग चीज़ें ले गए हम। बीच बीच में हम ऐसा भी कोशिश करेंगे आपके लिए और पजल्स लाएं, थोड़ा और अच्छी भी पजल्स लाएंगे, ठीक है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगती है भाई, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट कीजिए, लाइक करने अभी आपको चाहिए। देखिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? सिर्फ हमें ये फ़ायदा होता है लाइक और कमेंट से कि भाई हमारा उत्साह बढ़ता है। आपका एक लाइक बनता है तो हमें लगता है भाई ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चलो और अच्छा मेहनत करने को मन करेगा। सपोज कीजिए हमने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद उसको अपलोड करना, बहुत सारा काम होता है, और उस दिन इतना करने के बाद व्यूज नहीं मिल रहे, लाइक नहीं मिल रहे, तो अगले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन कभी ना कभी तो हम निराश हो जाएंगे ना भाई, ठीक है। तो हमें जो लाइक और कमेंट्स मांगते हैं, हम सिर्फ इसलिए मांगते हैं कि हमारा उत्साह बना रहे, हमें लगे कि सामने जो है, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं, जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसमें उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमारा और मन करता है कि और अच्छा पढ़ाए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद भाइयों।